हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आज सुनिए प्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर शैलजा सक्सेना की लिखी हुई एक करुण और मार्मिक कहानी हम जिंदा हैं। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये सामान बाहर रखने का है, तुमने फिर इसे यहीं रख दिया सुजेटा, डेस्रीन ने सुजाता पर झुंझलाते हुए कहा। मुझे पता है डेस्रीन, अभी बाहर रख दूंगी। जब पता है तो रखा क्यों नहीं? डेस्रीन को लगता है सुजाता को या तो बात समझ नहीं आती या उसे नियम पालन में रुचि नहीं। ऐसा इस दुकान में तो चलेगा नहीं। एक सप्ताह से सुजाता इस दुकान में काम कर रही है और अभी तक उसे ये समझ नहीं आया कि कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा। वो मन में कुड़कुड़ा रही है। इन विद्यार्थियों को जब काम चाहिए तो बड़ी बड़ी बातें, और बाद में। सुजाता ने खिड़की से बाहर नजर डाली। सामने एक जीप और उसके पास 6 लड़कों का झुंड खड़ा था। अधिकांश पूरे या आधे नशे में थे। बाहर खड़े सिगरेट या गांजा भगवान जाने क्या तो फूंक रहे थे। सुजाता को एक बड़े ड्रम में रखे झाड़ू और दुकान खोलने और उसके प्रचार के 3 बोर्ड बाहर रखने थे। इन सामानों को बाहर रखना मतलब लोगों को बताना कि दुकान खुली हुई है, आपका स्वागत है। बोर्ड भी साइड वॉक पर ठीक उस जगह रखने थे जिसके सामने जीप खड़ी है। उसे इन नशेड़ी लड़कों के झुंड के जाने का इंतजार था। डेसरी ने उसे बाहर झांकते देखा तो पूछा, क्या है, क्या हुआ बाहर? हुआ नहीं, बस देख रही थी कि ये लोग हटें तो सामान बाहर रख दूं। डेसरीन ने उड़ती सी नज़र बाहर डाली। ये लोग ग्राहक हैं, हमारे साइन रखने का इंतजार कर रहे हैं। जाओ रख कर आओ। सुजाता को डेसरीन का स्वर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो दुकान के मालिक की बेटी है, सारा प्रबंध उसी के हाथों में है, उसकी बात टाली नहीं जा सकती। अनिच्छा से वो ड्रम लेने आगे बढ़ी। डेसरीन ने फिर टोका, पहले साइन। सुजाता कट गई। रख तो रही है वो, पर इसे टोकना जरूरी है। ये नेटिव इंडियंस, कुमार सही कहता है, इन लोगों का व्यवहार बहुत अजीब है। ये आदिवासी लोग जिन्होंने थोड़ी तरक्की कर ली है, वे दूसरों पर ऐसे धौंस जमाते हैं जैसे सब इनके नौकर हों। शेष सभी सरकार से पैसे ऐंठते हैं, दिन भर नशा, चोरी और मारपीट करते हैं। सुजाता को कहीं और नौकरी मिल जाती तो इस डेस्टीन येलो हॉर्न के यहाँ नौकरी क्यों करने आती? जरूरत अपनी है, सो मन मार कर काम कर रही है। साइन बाहर रखते ही वे लोग जोर जोर से बातें करते हुए दुकान में घुसे। सुजाता कुछ आशंकित हुई, पर वे लोग अपने में मगन। कोक की बोतलें, ब्रेड, मफिन, चिप्स, बियर की बोतलें सब उठाकर काउंटर पर लाने लगे। डेसरी ने सुजाता को काउंटर पर जाकर सामान का हिसाब करने को कहा। दुकान अभी खुल ही रही है और वो गोदाम से सामान निकालकर खाली शेल्फों में रखने में व्यस्त थी। सुजाता ने सब सामान का मशीन से विक्रय किया। $85 का बिल। आंखें सामान पर ही टिकी रहीं। उनमें से एक ने 100 का नोट आगे बढ़ाया। वो $15 वापस करने को थी कि वे लोग सामान उठाकर अधीरता से बाहर की ओर चलने लगे। सर, आपके शेष डॉलर। वे तुम्हारे लिए प्रेटी लेडी, कहकर सबसे बाद वाले ने मुस्कुराकर उसे देखा और बाहर चल दिया। लेकिन सर, जब तक वो कुछ कह पाती वे लोग बाहर हो चुके थे। वो तेजी से काउंटर से बाहर निकली। उसे नहीं चाहिए किसी की टिप, और प्रेटी लेडी कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं, पर बाहर जाकर वो 6 नशेड़ी लड़कों से इस पर बहस करने की हिम्मत भी नहीं रखती। डेसरीन गोदाम से सामान उठाए बाहर आ रही थी। उसने सुजाता के आखिरी वाक्य को सुना। पूछा, क्या हुआ, बिल चुकता किया? $15 की टिप दे गए, उसे ही लौटाने के लिए मैं। डेसरीन हंसी। लो, सुबह ही तुम्हारी बोहनी भी अच्छी हो गई, इसमें परेशानी क्या है? सुजाता कुढ़ गई। उसे नहीं चाहिए बोहनी, काम किया, पैसा मिला। इन लड़कों की टिप के पीछे क्या भावना हो क्या पता। लंच के समय डेस्टिन के पिता और एक अन्य कर्मचारी आ जाने पर सुजाता अपना खाने का डिब्बा और कॉफ़ी लिए पास के बाग की बेंच पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में डेस्टिन भी सिगरेट फूंकती कॉफ़ी लिए आ गई और बैठने के लिए पूछ कर वहीं बैठ गई। 2 ही बेंच हैं इस छोटे से हिस्से में। सिगरेट से तुम्हें परेशानी तो नहीं? डेस्टिन ने पूछा। सुजाता ने ना में गर्दन हिलाई। डेस्टिन 45 के आसपास होगी। चौड़े चेहरे पर आदिवासी जीवन का रूखापन, पतले लंबे बालों की 2 चोटी में झांकते कुछ सफ़ेद बाल, कानों में पंखों वाली ईयररिंग, जीन्स पर चौड़ी बेल्ट और पैरों में बूट्स। कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्तित्व जो टफ या कड़ा लगता है,
जिससे बस काम से काम ही रखा जा सकता है, मन की कोई बात नहीं की जा सकती। वैसे भी उम्र का अंतर है उनमें। सुजाता 20 की है, अभी कुछ समय पहले ही भारत से आई है स्टूडेंट्स वीज़ा पर। पीआर जल्दी मिल जाए इसलिए मैनीटोबा शहर के ब्रेंडन इलाके में आकर बसी है, जहां नेटिव इंडियंस के बहुत से कैंप हैं। गूगल से वो इनके बारे में कुछ जानकारी भी लेकर आई है, जैसे कि नेटिव इंडियंस कनाडा के मूल निवासी हैं, उनकी संख्या अब बहुत कम है और वे शहर से दूर रहते हैं। सरकार उन्हें हर माह मुआवजा देती है, आदि आदि। पर यह उसकी उम्मीद में न था कि वे इस शहर में इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं और इतना नशा करते हैं। कुमार अक्सर गाली देता है इन्हें। कुमार उनके ही शहर से है और यहाँ 1 वर्ष से अधिक से है। उसे चिढ़ रहती कि सरकार के निकम्मों को वो यही कहकर इन्हें पुकारता। इतना पैसा देती है, रहने के लिए फ्री की जगह मिल रखी है, अगर इसका आधा भी हम इंडियंस को दिया होता तो हमने मेहनत करके इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देना था। और एक ये है कि इतना मिलने के बाद भी पी फूंक कर गड्ढे में जा पड़े हैं। वो कहता, मरती हुई कौम है ये, इसलिए इन्हें तरक्की की परवाह नहीं। उसकी सलाह सबको इनसे दूर रहने की थी, खासकर लड़कियों को, और इनके कैंप में तो कभी भूल कर न जाना। सारे नए आए लोगों को वो यही कहता। डेस्रीन कॉफ़ी के घूंट लेते उसे ध्यान से देख रही थी, मानो जांच रही हो। उसने पूछा, अपने देश से कब आई? 5 महीने हुए। क्या करने? ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ने आई। डेस्रीन व्यंग्य से हंसी। अच्छा, मुझे लगा हार्वर्ड से पीएचडी करने आई हो। तुम्हारे देश में ये कोर्स होता नहीं होगा, तभी यहाँ आई हो। सुजाता कट कर रह गई। कम से कम लंच पर तो चैन लेने देती। मन किया कैसे इसे नीचा दिखाऊं। बोली, तुमने क्या पढ़ाई की? मुझे पढ़ाई की क्या ज़रूरत? मेरे पिता का व्यापार है, मुझे कौन सा किसी का नौकर बनना है। पर हाँ बता दूं, अनपढ़ नहीं हूँ, 12वीं पास की है। इस समय बीए की डिग्री बिना तो सुजाता भी 12वीं पास ही मानी जाएगी। उसे और कुछ नहीं सूझा, चुप रह गई। डेसरीन ने फिर पूछा, सब कुछ ना कुछ करने आते हैं और फिर यहीं रह जाते हैं। शर्त लगाकर कह सकती हूँ तुम भी इसी इरादे से आई हो, वरना कनाडा के इस हिस्से में रहने का क्यों सोचती? डेसरीन की नज़रें मानो उसके दिमाग का एक्सरे कर रही हों। दूर सामने पहाड़ थे, उसकी चोटी बर्फ से ढकी थी। इधर मैदान में गुनगुनी धूप सर्द मौसम को पिघला रही थी, पर डेसरीन की निगाहों के सामने सुजाता बर्फ हो गई। सोचने लगी, इतनी सीधी बेइज्जती कौन करता है? गरम कॉफ़ी ही हलक में उड़ने लगी ताकि यहाँ से शीघ्र उठ सके। थैंक यू फॉर द गुड कंपनी, चिढ़कर उसने कहा और भीतर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ओ सुनो, डेसरीन की आवाज़ पर वो पलटी। सोचा, अब क्या? अभी लंच खत्म होने में समय है। तुम्हें भगाने के लिए सब नहीं कहा, पर कही तो सच्चाई ही। डेसरीन भी खत्म सिगरेट एस्ट्रे वाले डिब्बे में डाल बोलते हुए उठ खड़ी हुई। सुजाता कुछ बोलने को हुई कि डेसरीन ने कहा, तुम हमें जज करती हो और हम तुम्हें। तुम हमारे पीठ पीछे जो कहते या सोचते हो वो क्या हमें पता नहीं? आज सुबह उन लड़कों को देखते तुमने उन्हें गुंडा मवाली नहीं मान लिया था? मेरे बारे में भी तुम क्या सोचती होगी जानती हूँ, लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं होता। पर तुम्हें भी जान लेना चाहिए कि तुम्हें भी लोग जज करते हैं, तुम्हारे बारे में भी बात करते हैं। जानती हो, हमें भी लोगों ने आगाह किया था कि एक इंडियन को काम पर मत रखो, पर हमने तुम्हें नौकरी में लिया। सुजाता डेसरी की बातें सुनकर चलने को हो ही रही थी कि अपने को काम पर रखे जाने के बारे में सुनकर रुक गई। मुंह से हठात निकला, क्यों? क्यों क्या? तुम्हें नहीं पता कि पहले ब्रिटिश लोग दुकानों की तख्ती पर क्या लिखकर टांगते थे? इंडियन और कुत्तों को भीतर आने की इजाज़त नहीं। अब टांगते नहीं, पर सोच तो वही है। सुजाता को कुछ क्षण तो समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो हतप्रभ थी कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर धीरे से कहा, तुम्हें उनका ये कहना या सोच सही लगती है? डेसरीन ने मुंह सिकुड़ा, जिन्होंने हमारी हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति ही खत्म कर दिया, उनकी सोच सही कैसे लगेगी? अब सुजाता अस्पष्टता के कोहरे में ये कहना क्या चाहती है? डेसरीन ने उसके चेहरे को पढ़ा, फिर बोली, यही कह रही हूँ कि दूसरे की नज़र में आपस में हमें एक दूसरे को नहीं तौलना चाहिए, और वो भी इन गोरों की नज़र से, जिन्होंने हमेशा अपने को ऊंचा माना और दूसरों को नीचा।
हमारे बारे में उन्हीं का लिखा इतिहास तुम पढ़ सुनकर आई हो ना, तो जान लो कि तुम्हारे बारे में अपनी सोच उन्होंने हमें पढ़ाई कि तुम सपेरों, साधुओं, चोरों और हजारों देवी देवताओं वाली असभ्य संस्कृति के लोग हो। पर हम लोग इनके झूठ को जान गए हैं। इनके छलावे भरे शब्दों पर हम विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं दुनिया भर में राज करने का उनका लालच और उसके लिए उनके षड्यंत्र और क्रूरता। लेकिन क्या तुम इंडियंस उनके झूठ को जान पाए हो? कोरी चमड़ी के पीछे के कालेपन को काला कह पाए हो? सुजाता समझ नहीं पाई कि क्या कहे। डेस्री ने कड़वे सच को बहुत तीखी भाषा में कह डाला था, जैसे भरी बैठी हो। सुजाता ने सोचा, हम भारतीय कम से कम दूसरों के साथ तो सधा हुआ बोलते हैं, विनम्र सा, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। पर ये? डेस्री के शब्दों में ताने भी थे और चुनौती भी। उसे गहरा धक्का लगा। तिलमिलाई सी वो धीरे धीरे भीतर चली गई। दिमाग हिल गया। इस घटना के बाद सुजाता अपने में गुमसी हो गई। कॉलेज में भी कम बोलती, काम से काम बस। उसके साथ ही कमरा साझा करने वाली 2 लड़कियों ने भी ये महसूस किया। उसने काम की अधिकता की आड़ ली, पर मन कसमसाता। दिमाग सब कुछ अधिक जांचने लगा। जब बनी बनाई मान्यताओं पर चोट पड़ती है, मुंह पर आपकी अपनी संस्कृति और देश के बारे में दुनिया की छिछली सोच बताई जाती है, तो धक्का तो लगता ही है। इन सब के बीच उसने डेस्टिनी से दूर रहने की कोशिश की। 2 सप्ताह बाद 21 जून को था फर्स्ट नेशन या नेशनल इंडिजिनस पीपल डे। इस दिन के विशेष कार्यक्रम में सुजाता को भी दुकान में काम करने के कारण निमंत्रण मिला। वो इन लोगों से दूर रहने का तय कर चुकी थी, पर निमंत्रण को ठुकरा न सकी। कम्युनिटी हॉल में अनेक जनजातियों के चीफ अलग अलग तरह के कपड़ों में उन समुदाय के लोगों से हॉल भरा हुआ। कार्यक्रम में एक विशेष पुस्तक का विमोचन हुआ और पुस्तक पर लंबी चर्चा भी। पुस्तक क्या थी? इंडिजिनस लोगों के अनेक कबीलों की पूरी इंसाइक्लोपीडिया। साथ चला स्लाइड शो। पहले कैंप साइट्स की फ़ोटो, फ्री में मिले उन घरों के दृश्य दिखाए गए जिन पर कुमार जैसे लोग तंज कसते थे। लेकिन ये क्या? स्लाइड शो उन घरों का बुरा हाल दिखा रहा था जहाँ एक घर में 12-14 लोग रहते थे। घर क्या, टीन के शेड जैसे रिफ्यूजी कैंप में होते हैं। उसी छोटे से घर में बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब किसी तरह रह रहे थे। अनेक कैंप पक्की सड़कों से नहीं जुड़े थे। अस्पताल, स्कूल, दुकानें सब बहुत दूर। बस उजाड़ सपाट जगहों में खड़े टीन के उदास घर जहाँ सबको धीरे धीरे समाप्त हो जाने को छोड़ दिया गया हो। नूनावट और येलो नाइफ जैसे राज्यों में बर्फ़ की अधिकता से ये कैंप और भी अलग थलग पड़े हुए थे। कोई कहीं जाना चाहे तो भी जाना मुश्किल। सामान्य संपर्क से कटे, सामाजिक प्रगति से दूर, निराश, पीले से चेहरों, बुझी बेजान आँखों वाले युवा जो बेरंग भविष्य से आंखें चुराने के लिए नशे में अपना वर्तमान डुबो रहे थे। चेहरे पर चेहरा, तस्वीर के बाद तस्वीर स्लाइड पर उभर रही थी। जिनकी कभी पूरी धरती थी, जो पेड़ों पहाड़ों के बीच सिर उठाए घूमते थे, जो प्रकृति से एक होकर खुली हवा में जीते थे, उन्हें मानो दड़बों में बंद कर दिया गया था और मेहमान बनकर आए लोग उनकी सारी धरती पर कब्जा करके बैठ गए थे। सुजाता इन घरों की हालत देखकर सिहर उठी। फ्री में मिलने वाले सरकारी पैसों से शराब और नशा करने वाले लोगों की जो छवि उसके मन में थी, उनके उजड़ने की कहानी पर्दे पर खुल रही थी। फिर वक्ता बदले और कई लोग मंच पर आ गए। उन्होंने पुस्तक के अगले अध्यायों में अभी हाल में मिली बच्चों की अनपहचानी कब्रें मिलने के आंकड़ों के साथ साथ उन जगहों की तस्वीरें दिखानी प्रारंभ की गईं जहां ये कब्रें मिली थीं। उसकी यूनिवर्सिटी ब्रेंडन के पास 100 कब्र मिलने के दृश्य थे। ये बच्चे क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा ज़बरदस्ती घरों से उठाकर लाए गए। प्रगति के नाम पर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें इनके परिवारों से बहुत छोटी आयु में ही दूर कर रेजिडेंशियल स्कूलों में डाल दिया ताकि इन्हें सभ्य बनाया जा सके। उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने पर मारा पीटा जाता। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं, बलात्कार तक। फिर इन बच्चों में से हजारों की संख्या में बच्चे मर गए। कैसे, किसी को नहीं पता। माता पिता को सूचित करना भी जरूरी नहीं समझा गया। स्कूल अंत होने पर जब बच्चे नहीं आए तो माता पिता प्रतीक्षा करते रहे। पूछने पर उन्हें कभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मिली हैं तो एक लंबे समय बाद ये बेनाम कब्रें। एक के बाद एक अनेक शहर में मिले कब्रिस्तान, एक के बाद एक
ऐसे रेजिडेंशियल स्कूलों के चित्र और रजिस्टर पर रजिस्टर भर के बच्चों के नाम स्क्रीन पर उभर रहे थे। सुजाता स्तब्ध थी। ऐसा भी होता है क्या? और हद तो ये कि 1970 तक ऐसे स्कूल चल रहे थे। वक्ता बता रहा था 6000 बेनाम बच्चों की कब्रें खोदी जा चुकी हैं और काम अभी जारी है। कमरे में एक तीव्र रुलाई फूटी। अनेक माता पिता अपने बच्चों के नाम पहचान रहे थे। उनकी आंखें इन बच्चों का रास्ता देखते हुए बूढ़ी हो गई थीं। पीछे से अनेक वाद्य यंत्रों की धीमी आवाज़ उठने लगी। डफली की राग, पैरों में बंधे घुंघरुओं और अनेक प्रकार के मोती और परों से सजे लड़के लड़कियां रुदन के स्वर में गीत गाते हल्के कदमों से मंच पर थिरकते से आ गए। हॉल में अनेक लोग रुदन स्वर में गीत गाने लगे। स्लाइड शो पर कब्रें ठहरी हुई थीं। सुजाता की आंखें बहने लगीं। उनके रुदन स्वर उसके गलों और फेफड़ों से होता पेट और रीढ़ के बीच कांपने लगा। नेटिव इंडियंस की सभ्यता को नष्ट करने की कितनी बड़ी योजना, कितना भीषण नरसंहार। किस लिए? जमीन हड़पने के लिए? एक ही लक्ष्य विजेता का, सब कुछ पर अधिकार। सबको गुलाम बना लो, जो ना बने उसे मार दो। इनका इतिहास मिटा दो, युवाओं के आत्मविश्वास को तोड़ दो, बच्चों को अपनी भाषा तक भुलवा दो ताकि वे गुलाम बने रहें। पर यहाँ तो हजारों को स्कूल में ही मार दिया गया। इन मासूम चेहरों और षड्यंत्रों से अनजान बच्चों को मारते या मरने को छोड़ते क्या इन मिशनरियों में दया करुणा कुछ नहीं जागी होगी? सुजाता का मन हिलक कर रोने को हो गया तो तेजी से उठकर बाहर आ गई। दीवार का सहारा ले स्कार्फ को मुंह पर रख उसने अपनी रुलाई की आवाज़ छुपाने की कोशिश की। वो कहना चाहती थी कि वो उनका दर्द पहचानती है। गुलामी का ये नरसंहार उसके भारत ने भी तो झेला। हजारों लाखों लोग मारे गए। भारत में सदियों से हुए अनेक हत्याकांडों को उसके देश ने झेला है। ऐसी ही चित्रों वाली कहानी तो उसकी माँ दादी भी सुनाती थीं। पाकिस्तान और भारत विभाजन के चित्र, कुओं में औरतों की लाशों के चित्र, ट्रेन में कटे अंगों वाले लोगों के चित्र, या जनरल डायर का जलियांवाला बाग कांड, और भी कितना कुछ। सुजाता कितनी लाशें गिने? दुनिया के किस किस हिस्से की लाशें गिने? ब्रिटिश सरकार के अत्याचार उसके इंडिया के लिए कहानी नहीं, सच्चाई है। पर इन नेटिव इंडियंस की सच्चाई उससे भी अधिक मर्मभेदी है। सुजाता की आंखों में बच्चों की कब्रें और शरणार्थियों की चिताएं गड्ढ-मड्ढ होने लगीं। हर इंसान को दूसरों के दुख में कोई निजी दुख मिल ही जाता है और फिर पता नहीं लगता कि वो अपने दुख के लिए रो रहा है या दूसरे के। डेस्रीन बाहर आई। उसने सुजाता को दीवार के सहारे खड़े देखा तो पास चली आई। उसकी आंखें भी नम थीं। सुजाता ने मुंह मोड़कर अपने आंसू पोंछे ताकि डेस्रीन न देखे, पर डेस्रीन ने देख लिया। रोना भी और छुपाना भी। उदास स्वर में बोली, जिनको अपने हत्यारे होने पर मुंह छुपाना चाहिए वे तो चौड़े होकर घूमते हैं और हम अपने रोने को भी छिपाते रहें। सभ्य होने का एक कौन सा तरीका है, कभी समझ नहीं आया। सुजाता को चुप देखकर वो आगे बोली, रोना जरूरी है। ऐसे संवेदनशील दृश्य देखकर भी जो न रोए वो तो इंसान नहीं। आदमी की क्रूरता देखकर पहाड़ रोते हैं झरनों के रूप में और आसमान रोता है बारिश के रूप में। हम तो रोते हुए भी गाते हैं और गाते गाते रो पड़ते हैं। पिछले 450-500 वर्षों से रोते हुए अब रोने का स्वर भी बदल गया है, पर हम फिर भी रो रहे हैं, गा रहे हैं। तुम जानती हो भीतर अभी वे क्या गा रहे थे? सुजाता के मना में गर्दन हिलाने पर डेस्रीन हल्के स्वर में उसी सुर में अंग्रेजी में गाने लगी। ओ हवाओं, जब तुम मेरे बच्चे को मरते देख रही थीं तब आंधी बनकर हत्यारों पर क्यों नहीं टूटी? ओ बादलों, तुम तो मेरे भाई थे, तुम हत्यारों पर क्यों नहीं फटे? क्या पता मेरा बच्चा सुबह मरा या शाम को या आधी रात को। क्या वो मरने से पहले रोया था? वो भूखा तो नहीं मरा था ना? क्या हत्यारों ने उसे खाना दिया था? मेरे बच्चे, तू मत भूलना कि जिंदा रहेगा तू। मेरे खून में सांसें लेता, मेरे दुलार में जिंदा रहेगा तू। इस धरती पर फैली घास को हवा जब सहलाएगी तब तू महसूस करेगा मेरा स्पर्श। गाते गाते डेस्रीन एकाएक चुप हो गई। सुजाता को गीत के शब्द और सुर चाकू की तरह चीर रहे थे। वो डेस्रीन के निकट खिसक आई थी। डेस्रीन का शरीर ही मानो उस कांपते हुए सुर में बदल गया था जो वो गा रही थी। डेस्रीन, सुजाता ने फुसफुसा कर कहा, मेरी लेस्ली की जब लाश मिली थी तब मेरे गले से एक गीत निकला था।
सुजाता ने हैरानी और दुख से उसे देखा तो डेस्रीन बोली, लेस्ली मेरी बेटी 14 साल की थी। 4 रातें घर नहीं आई, फिर मिला बलात्कार किया हुआ उसका क्षत विक्षत शरीर, सभ्य लोगों के शहर में, ब्रेंडन यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ तुम पढ़ती हो। सुजाता सिहर उठी। यह अपनी बेटी खो चुकी है। ओहो, इसके कड़ेपन के पीछे कितना दर्द छिपा है और रूखे चेहरे के पीछे कितने आंसू, कौन जानता था। उसने आगे बढ़कर डेस्रीन का हाथ पकड़ लिया। आई एम सो सॉरी डेस्रीन, मुझे नहीं। डेस्रीन ने सुजाता का हाथ पकड़े हुए ही बीच में उसे रोक दिया। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुमने मारा था क्या? या तुमको लगता है कि तुम उन्हीं हत्यारों की जमात की हो? सुजाता अटपटा गई। डेस्रीन की बातें इतनी भेदक क्यों होती हैं? ये तो कहा ही जाता है, सॉरी फॉर योर लॉस। डेस्रीन उसकी आंखों में देख रही थी, बोली, शब्दों को सोचकर बोलना चाहिए। सभी लोग बोलते बहुत हैं, पर जो बोलते हैं उसका बिल्कुल उलट करते हैं। सॉरी उन्हें बोलना चाहिए जिन्होंने मेरी लेस्ली को मारा, पर वे नहीं बोलेंगे। हमारे जीवन की कोई कीमत उनके लिए नहीं, और वे सॉरी बोल भी लेंगे तो क्या हमारे बच्चे जिंदा हो उठेंगे? मारने के बाद पश्चाताप विहीन सॉरी कहना कोई समाधान नहीं। दंड देना समाधान है, पर वो कोई देगा नहीं, क्योंकि अपराध को पूरी तरह स्वीकार किसी ने कभी किया ही नहीं, ना लेस्ली के हत्यारों ने और ना इन बेनाम कब्रों वाले बच्चों के हत्यारों ने। दंड स्वीकार करते तो कम से कम अपराध की स्वीकृति होती, हमें न्याय मिलता, हमारा जीवन आगे बढ़ता। लेकिन हमें मिला सॉरी, उससे क्या होगा? जानती हो, जिसको न्याय नहीं मिलता वो अन्याय के दुख में हमेशा हाथ पैर मारता, अतृप्त वहीं अटका रहता है। उसका क्लोजर अर्थात उबरना कभी नहीं होता। गहरी सांस लेकर डेस्रीन बोली, सुजेटा, तुम इंडियन ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हो गए, पर हम नेटिव्स इंडियन एक्ट की कैद में आज भी हैं। ये पंख जिन्हें हम सिर पर सजाए घूमते हैं, कभी हमारी उड़ान के सूचक थे, अब पिंजरे में सिर मार मार कर टूटने की कहानी कहते हैं। हर घर में कई बेनाम कब्रें हैं, लेकिन हम उन कब्रों को अपने सीने में लिए आज भी जिंदा हैं। हम जिंदा हैं और रहेंगे। हम पर तरस मत खाना, लेकिन हमारी पीठ पर अत्याचारियों के कोड़ों के निशान ध्यान से देखना, और कोड़ा पकड़े हाथों को भी। सुजेटा, ये कोड़ा नए नए रूप रख कर आएगा, पर उसकी चोट का दर्द और उसके निशान कभी नहीं बदलेंगे। सॉरी मत कहो, बस इस बात को याद रखो। कहते कहते डेस्रीन ने उसकी पीठ थपथपाई और वापस हॉल की ओर बढ़ गई। हॉल के भीतर ढपली का स्वर बढ़ रहा था। सुजाता के मन में डेस्रीन के शब्दों की सच्चाई उस स्वर के साथ थप 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 कर गूंजती रही। अभी आप सुन रहे थे नेटिव इंडियंस के दर्द को उकेरती डॉक्टर शैलजा सक्सेना की लिखी हुई एक बेहतरीन मर्म स्पर्शी कहानी, हम जिंदा हैं। कहानी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ चैनल लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, जिन्हें स्क्रॉल करके आप विभिन्न कहानियाँ सुन सकते हैं। नियमित सुनते रहने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।